Today we are going to continue from tomorrow's lecture. Let's read our example of chemical equilibrium. Before going towards the mathematical approach of the chemical equilibrium, we need to know when equilibrium is established in this chemical system. ठीक है? To find out the answer, let us consider a reaction of hydrogen and iodine and an elevated temperature. अब देखो इसके अंदर ये पूरी एक डिस्क्रिप्शन है, यू कैन रीड इट. इसके अंदर क्या है कि हमारे पास सबसे पहले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लिया हुआ है और आयोडीन लिया हुआ है. इनको एक कंटेनर में मतलब सील किया हुआ है 500 डिग्री सेल्सियस. इसके ऊपर हमने टेम्परेचर लगा दिया है. सो ये दोनों जो है दे स्टार्टेड रिएक्टेंट एंड आफ्टर सम टाइम हाइड्रोजन और आयोडीन जो है, देखो सबसे पहले हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ जिसके अंदर HI जो है वो क्या बोलते हैं हमारे पास फॉर्म हो गया. हाइड्रोजन और आयोडीन जो है उन्होंने फॉर्म कर लिया HI और इसके बाद इसके मतलब थोड़ी देर बाद इनकी डिकम्पोजिशन हो गई और आहिस्ता आहिस्ता करके HI की वजह से H2 और I2 बन गए. इसका मतलब है हमारे पास क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो सबसे पहले स्पीड ज़्यादा होगी इन दोनों की. उसके बाद जब प्रोडक्ट पूरा बन जाएगा तो प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की स्पीड ज़्यादा होगी और जब रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिएक्टेंट की स्पीड कम होगी. इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. और इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो करना, जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा तो बहुत डार्क कलर होगा, मतलब पर्पल कलर होगा. लेकिन उसके बाद जब पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा तो दूसरा वाला जो हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर प्रोडक्ट बन रहा होगा वो कलरलेस आएगा. और एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों की कंसनट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाएंगी और हमें ऐसा लगेगा कि ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास स्टॉप हो गया है. लेकिन ऐसा नहीं होता, ये रिएक्शन जो होता है वो चलता रहता है और हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाता है. वो वजह होती है कि वहाँ पे हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है. और जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है तो क्या बोलते हैं, वी थिंक कि रिएक्शन और प्रोडक्ट जो है वो बनना बंद हो गए. बट ऐसा नहीं होता. दे आर इन द constant speed but they both are at the same ratio and going in the both direction. तो दोनों डायरेक्शन के अंदर जा रहे होते हैं और सेम स्पीड से कर रहे होते हैं. अब नाउ सी, यहाँ पे एक हमें ग्राफ की मदद से शो किया हुआ है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन और हमारे पास टाइम है. सबसे पहले हमें पता है ये दिस इज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पर 10 है, मतलब 10, 9, 8, 7 ये नंबर लाइन है यहाँ पे और यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर 10 लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है एंड दिस इज़ द बैकवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन में पता है कि सबसे ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास ज़्यादा होता है और बैकवर्ड रिएक्शन जो था हमारे पास कम होता है. बट ऐसा टाइम आता है जब इक्विलिब्रियम दोनों की जो रिएक्शन के जो रेट हैं वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गया है. बट दोनों के कंसंट्रेशन के जो रिएक्शन होते हैं वो चल रहे होते हैं और एक टाइम आता है जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के कंसंट्रेशन के. उस टाइम को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. अब नाउ लेट्स सी कि हम कौन सी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं कि इक्विलिब्रियम उसी पे ही हो सकता है. केमिकल इक्विलिब्रियम तभी इस्टेब्लिश होगा जब एक क्लोज कंटेनर या क्लोज वेसल के अंदर हो रहा हो ताकि हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर ना जा सके. ठीक है, दूसरी बात, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है उनका कांस्टेंट होना चाहिए. अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी वेरिएबल हो गई तो सिस्टम के अंदर जो होगा वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा. मतलब तीनों के अंदर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए. नंबर 3 है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन शुड बी सेम एज द सिस्टम अटेन डायनामिक इक्विलिब्रियम. मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर यही बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है उनका अमाउंट सेम होना चाहिए तभी हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा. ठीक है, दूसरी बात है, दूसरा भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो नहीं ये वो नहीं है. अच्छा, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू. आई थिंक यहाँ पे एक पेज मिसिंग है, वो मैं एक मिनट, या पेज मिसिंग नहीं, बस ये वाला पेज है. नाउ वी आर गोइंग टू सी लॉ ऑफ मास एक्शन या फिर इक्विलिब्रियम लॉ. ठीक है, ये हमें क्या बताता है बेसिकली. so far we have learned about whenever an equilibrium point is reached at a certain temperature in a closed system, ये मैंने बताया. तो हमारे पास कंडीशंस क्या होंगी, द एक्टिव मासेस ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टे कांस्टेंट. यस, एक्टिव मासेस का बेसिकली मतलब होता है
Active masses refer to the molar concentration, that is the number of mole reactant and product per decimeter cube. मतलब concentration एक्टिव मासेस का मतलब यही होता है, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिमेन एंड द रिवर्स रिएक्शन रिमेन सेम, तभी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। नाउ taking the above two necessary condition of the chemical equilibrium into the reaction two नॉर्वेगियन मतलब होता है जो लोग जो नॉर्वे में रहते हैं, तो टू नॉर्वेगियन साइंटिस्ट CM गुलबर्ग एंड पीटर वेग 1864 के अंदर फाइंड आउट द रिवर्सिबल रिएक्शन रीचेज एट अ स्टेट वेयर द रेशो ऑफ इट्स प्रोडक्ट कंसनट्रेशन टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट कंसनट्रेशन बिकम कांस्टेंट, ठीक है। ये लाइन समझ आएगी जी, को प्रोडक्ट का जो कंसनट्रेशन है टू द रिएक्टेंट कंसनट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट बन गई, ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ देयर रिसर्च कंक्लूजन दे ड्राइव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस known as law of mass action, and it states that वो क्या कहता है laws of mass action with the rate at which a substance react is proportional to its active masses, कि एक रेट एक स्पीड जिस पे सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके एक्टिव मासेस के, या फिर मैं आपको एंड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ अ रिएक्टेंट। अब ये लाइन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि तो लेट्स डू इट वेरी सिंपल। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ अ रिएक्टेंट। देखो इसका ये मतलब हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है ना उसकी कंसनट्रेशन होती है ना रिएक्टेंट की, वो डायरेक्टली मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ऊपर। एक्टिव मास का मतलब कंसनट्रेशन, ठीक है। और द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है वो जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट के एक्टिव मास पर रिएक्ट करता है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमारे पास A, B और C जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। A, B प्लस C ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये जो छोटे दिए हुए हैं छोटे लेटर्स ये हमारे पास एक्टिव मासेस हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड रिएक्शन का जो डायरेक्टली होता है वो किसके होता है रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस पे होता है, मतलब ये जो छोटे छोटे A और B लेटर्स बने हुए इनके पे रिएक्टेंट डायरेक्टली होते हैं। और RF यहाँ पे मतलब दिया हुआ है वही आप RF का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये इज इक्वल टू हटा दिया है यहाँ पे और प्रोपोर्शनैलिटी की साइन से रिप्लेस कर दिया है। सिमिलरली द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ द C&D क्या था हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, सॉरी ये रिएक्टेंट है और ये यहाँ पर प्रोडक्ट है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो RB जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या किया कि इसको हटा के हमने इज इक्वल टू की साइन लगा दी, उसके बाद हमने दोनों को RF इज इक्वल टू RB, और जब RF इज इक्वल टू RB का मतलब क्या होता है ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इक्विलिब्रियम देयरफॉर RF ये हमने इक्वल कर दिया और RF की जगह पे हमने क्या किया अपॉन RB कर दिया और हमने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दिया, ठीक है। हमने ये इक्वेशन मिल गई। एट टेम्परेचर ऑफ बोथ KF एंड KB आर कांस्टेंट, KF और KB जो रेशियो है जो कि कांस्टेंट है कलेक्टिवली टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो टर्म है ना इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करेंगे, और ये टर्म जो होता है वो KC जो होता है ये जो टर्म जो है वो इक्वल हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जिसको हमने एक सिंबल दे दिया KC का, और KC जो होता है दिस इज़ नोन एज द इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं यार कांस्टेंट होता है, दैट कैन नॉट बी अफेक्ट बाय द टेम्परेचर बट इट कैन बी अफेक्ट बाय द नंबर ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हमारे पास KC क्या होता है KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन और इक्विलिब्रियम लॉ दैट रिवील्स व्हाट when at a certain temperature a chemical reaction reaches to equilibrium state the ratio of the active masses of the product and the reactants become equal. I hope you have gotten this. Now we have अच्छा KC जो होता है वो हर वैल्यू KC की जो वैल्यू जो होती है वो क्या बोलते हैं डिपेंड करती है रिएक्शन के मुकाबले से,
to the value of the equilibrium constant Kc with the temperature. For example, Kc for synthesis of the ammonia by Haber process ये है at this temperature. ठीक है, मतलब Kc जो होता है वो टेम्परेचर पे वेरी करता है. बाय द वे मैंने गलती से वो बोल दिया होगा क्या बोलते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स का, तो दैट वाज अ मिस्टेक. Kc जो होता है दैट वेरीज विद द टेम्परेचर, मतलब Kc ये अमोनिया जो बन रहा है इस टेम्परेचर पे उसका Kc ये है. बट अगर आप अमोनिया को देखो 400 डिग्री सेल्सियस पे तो 0.5 उसका Kc होता है. सिमिलरली Kc फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट दिस, और बट 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास Kc जो है वो ये है. ठीक है, तो Kc जो वेरी करता है वो हमारे पास टेम्परेचर से वेरी करता है. अब नाउ हमारे पास एक अच्छा ये जो था ये हमारे पास ये जो हमें दी हुई है वैल्यू ये हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ एक्सप्रेशन है. तो हम यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, उसके बाद फिर वील मूव टू अनदर वीडियो. ठीक है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन. अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है. दिस इज़ नॉट अ वर्ब प्रॉब्लम, दिस इज़ एक्सप्रेशन लिखना है. तो Kc का एक्सप्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है कि हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है. अभी हम देखते हैं, तो ये प्रोडक्ट है और यहाँ पर रिएक्टेंट है. तो हम Kc कैसे निकालेंगे, NO2 लिखेंगे, और हमारे पास ये हमारे पास NO2 जो है वो हमारे पास A है, सॉरी NO2 हमारे पास जो है वो C है, और ये 4 जो है हमारे पास कंसनट्रेशन है वो हमारे पास छोटा c है. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो हमने NO लिखा, उसके बाद 4 इसकी कंसनट्रेशन लगा दी. ये हमारे पास रिएक्टेंट नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट है. हमेशा याद रखना प्रोडक्ट आता है ऊपर और फिर रिएक्टेंट आता है, हमने पढ़ा था अभी अभी. ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिया नीचे, और हमने ये जो कोफिशेंट है इसको हमने पावर बना दी. सेम गोज़ विद दिस रिएक्शन, हमने इस रिएक्शन में भी Kc का एक्सप्रेशन लिख दिया है. एंड आई होप दिस इज़ क्लियर. विल मूव टूवर्ड्स अनदर वीडियो इन द नेक्स्ट लेसन.